वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 16 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा था कि हम कुछ क्या नया ऐड ऑन करें जिससे कि हमें कुछ थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। आप सभी लोगों ने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सजेशन दिए और एक सजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर सहमत था कि हमें गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मैपिंग पर भी कई सारे लोगों की राय थी। तो चलिए अभी से हम लोग गवर्नमेंट स्कीम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसे थोड़ा बहुत समेट के हम बाकी हिस्सों को भी कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि कुछ वैल्यू एडिशन करें जिससे कि हमें कुछ और क्वेश्चंस प्रीलिम्स के एग्जाम में मिल जाए। तो शुरुआत हम गवर्नमेंट स्कीम से करेंगे। आज के इस सेशन में हम एक गवर्नमेंट स्कीम ऐड करेंगे। मिनिस्ट्री वाइज चलते हैं, कोई एक मिनिस्ट्री पकड़ते हैं और उसकी एक इंपॉर्टेंट जो स्कीम है उसको डिस्कस करते हैं। बहुत शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले जानकारी है लास्ट माइल लीप एलएमएल के बारे में। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 2022 के लिए। 19 सेक्शनल टेस्ट, 5 करंट अफेयर्स, 15 फुल लेंथ और 4 सी सेट के टेस्ट हैं। 14 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में है। न्यूज में है रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। रशिया हर कीमत पे इस युद्ध को जीतना चाहता है एंड दैट इज द रीजन कि अभी यूक्रेनियन पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि रशियन फोर्सेस ने फॉस्फोरस बॉम्ब का अटैक किया है। ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल वेपन है। इसका अटैक किया गया है लुगांस्क और डोनेस्क के रीजन में। कलेक्टिवली ईस्टर्न यूक्रेन में इसे डोनबास कहा जाता है। वहां पर यह हमला किया गया है। क्या है व्हाइट फॉस्फोरस? सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है। ये एक कलरलेस सफेद रंग का येलो और वैक्सी सॉलिड होता है। नेचुरली नहीं मिलता बल्कि मैन्युफैक्चर करना पड़ता है फॉस्फेट की रॉक्स का इस्तेमाल करके। मतलब कि इसे लैब में बनाया जाता है एंड दैट्स व्हाई ये केमिकल वेपन की तरह यूज होता है। बहुत तेजी से जल जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ये रिएक्ट कर जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेता है। जैसे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर 10 से 15 डिग्री का भी टेम्परेचर इसको मिल गया तो आग लग जाएगी। इसमें काफी तेजी से ये एक कंबशन क्रिएट करेगा। जो कि इसका कंबस्टिबल नेचर है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चर और हैंडल करने को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं लगभग सभी देशों में। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये मिलिट्री और अन्य प्रकार के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स बनाने में, फूड एडिटिव्स में, क्लीनिंग कंपाउंड्स में, साफ सफाई करने वाली चीजों में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स और फायर वर्क में भी करते हैं। कई सारे देशों ने तो इसे बैन भी कर रखा है। अब एक सवाल मन में आता है कि ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये एक इंसेंडियरी प्रोडक्ट है या फिर कोई केमिकल वेपन। मतलब ये कुछ ऐसा है जिससे बहुत बड़े स्केल पे आग लगाई जा सकती है या फिर केमिकल की तरह इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि व्हाइट फॉस्फोरस को ना तो अभी तक इंसेंडियरी या फिर केमिकल वेपन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल एजेंसीज की द्वारा। ना तो इसे आग लगाने वाले और ना ही केमिकल वेपन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया एंड दैट इज द रीजन कि इसका इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करता है, बुलेट्स तैयार करता है, 3 शेड्यूल्स बनाता है केमिकल वेपन्स की और उनमें कहीं पे भी व्हाइट फॉस्फोरस का जिक्र नहीं है। यूनाइटेड नेशंस यद्यपि इसे एक इंसेंडियरी केमिकल मानता है, मतलब इससे आग लगाई जा सकती है। और जो प्रोटोकॉल 3 है, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्रकार के वेपन्स को रोकने के लिए। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो केमिकल वेपन्स को बैन करता है ताकि उसका इस्तेमाल वॉर के दौरान ना हो, उसे समाप्त कर दिया जाए एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में जब भी ये केमिकल वेपन कन्वेंशन इंप्लीमेंट हो। 1997 से ये इफेक्टिव है। ये मैंडेटरी बनाता है कि जिसके पास कुछ भी केमिकल वेपन्स हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें। इवन जो राइट कंट्रोल एजेंट्स होते हैं जिन्हें कई बार आप टीयर गैस, आंसू गैस बोलते हैं, वो उनके पास किस प्रकार के हैं उसका भी उन्हें डेटा देना पड़ता है। इंडिया ने इसे 1993 में साइन किया था और 2002 में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट ऑफ 2000 को पास किया गया। तो ये सारी बातें व्हाइट फॉस्फोरस और इससे संबंधित जानकारी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लॉकचेन गेमिंग के बारे में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किए जा रहे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये ब्लॉकचेन गेमिंग क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है दुनिया भर में।
पिछले कई सालों से गेमिंग इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गेमिंग में भी करें। इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्रीज भी इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बातें लिखी गई हैं ब्लॉकचेन गेमिंग के बारे में उन्हें समझेंगे, उसके पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। सपोज करिए कि आप एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। गेम का नाम है गेम ए। आप इस गेम को पिक करते हैं। इस गेम में जाने के बाद आप अपने लिए कैरेक्टर चूज करते हैं। उस कैरेक्टर को आप कुछ ड्रेस और हथियार देते हैं, कुछ आर्मर उसके लिए खरीदते हैं। कई बार आप उस आर्मर को पिक कर लेते हैं अगर आपने पूरा गेम खरीदा है तो, नहीं तो पार्टिकुलर आर्मर को खरीदने के लिए भी, हथियार को खरीदने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। सपोज करते हैं कि आपने अपने प्लेयर के लिए एक गन खरीदी, ठीक है। वो गन आपने इस्तेमाल करी, गेम को खेला, खूब मजा आया, आप जीत गए और अब आपने गेम बंद कर दिया। ये है ट्रेडिशनल गेम जो अभी तक होता रहा है। जैसे ही आपने गेम को बंद किया, ये जो आपने गन खरीदी थी इसका यूज खत्म हो गया। यहीं पर ब्लॉकचेन गेमिंग डिफर कर जाती है, क्योंकि ये गन आपने इस गेम के भीतर से ही खरीदा था। गेम बंद, गन बंद। अब आप इमेजिन करिए एक ब्लॉकचेन गेमिंग को। सेम गेम है गेम ए। आप इसमें खेलने के लिए कैरेक्टर पिक करते हैं और अपने कैरेक्टर को देते हैं एक गन। लेकिन जब आप ये गन खरीदते हैं तो ये गन इस गेम ए के भीतर नहीं होती, बल्कि आप इस गन को गेम ए के बाहर किसी एजेंट से खरीदते हैं, जिसके लिए आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे भी पे कर सकते हैं। अब आपके पास एक गन है जिसका इस्तेमाल आपने गेम ए में किया और आप गेम जीत गए। अब आपने गेम ए को बंद कर दिया, लेकिन ये गन अभी भी एक्टिव है। अब आप एक दूसरा गेम खेलने जाते हैं, गेम बी। आप इस गेम बी में भी सेम गन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने एक तीसरा गेम पिक किया, गेम सी। ये सेम गन आप इस गेम सी में भी यूज कर सकते हैं। जब आप इस गन को खरीदते हैं किसी एक एक्सटर्नल एजेंट से, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपकी गन जो है रजिस्टर हो जाती है कि आपके पास एक गन है। अब जो भी गेम्स इस गन को सपोर्ट करते हैं, आप सेम गन को उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको नहीं खेलना, आप इस गन को किसी दूसरे एजेंट को बेच सकते हैं कि मुझे इस गन की अब जरूरत नहीं, मैंने खेल लिया गेम, आप मुझसे कितने में खरीदोगे, आप उसको बेच दो। तो ये जो गन है वो किसी एक गेम से रिकॉर्ड अटैच नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है, आर्मर इंडिपेंडेंट है। वो बल्कि आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप सभी में कर सकते हो। अब जो गेम डेवलपिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कौन कौन से आर्मर्स अवेलेबल हैं जो लोग खरीदेंगे। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि उनके गेम्स उन आर्मर्स के लिए कंपैटिबल हो, वो उसको ऐसे बनाए ताकि एक्सटर्नल वेपन्स खरीदने के बाद उनका इस्तेमाल गेम्स में किया जा सके। तो समझ रहे हो ना आप कैसे अलग है ब्लॉकचेन गेमिंग ट्रेडिशनल गेमिंग से। अंतर आपको समझ में आ गया तो बाकी सब तो वही है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहां पर आप नॉन फंजिबल टोकन्स खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब वही है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई गन हो सकता है, इन्हें आप नॉन फंजिबल टोकन बोल सकते हो। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है, किसी दूसरे प्लेयर के साथ खरीदा बेचा जा सकता है, और इसका इस्तेमाल आप मल्टीपल गेम्स में कर सकते हो। ब्लॉकचेन गेम का एक एग्जांपल है 2017 में आया था डैपर लैब्स। ये पहला ब्लॉकचेन गेम था जिसे नाम दिया गया था क्रिप्टो किटीज। इसमें कोई व्यक्ति एक बिल्ली को पाल सकता था, उसकी ब्रीडिंग करवा सकता था एनएफटी के तौर पे, नॉन फंजिबल टोकन्स लेके क्रिप्टो किटी की मदद से। तो अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था जिसमें उन्हें एक ओरिजिनल बिल्ली नहीं पालनी पड़ती। ब्लॉकचेन गेमिंग में एनएफटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कोई वर्चुअल जो एसेट्स होते हैं, वर्चुअल एसेट जो एक प्लेयर ओन करता है, उसमें मैप हो सकता है, हथियार हो सकता है, जमीन हो सकती है, वो सब एनएफटी की कैटेगरी में आएगा। यू गॉट इट कि ब्लॉकचेन गेमिंग क्या है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में है। सरकार ने अभी पार्लियामेंट से अप्रूवल मांगा है 1.07 लाख करोड़ के सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के लिए इस फिस्कल ईयर के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्या है ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट? ये वो अमाउंट होता है जो पार्लियामेंट मांगती है अप्रोप्रिएशन एक्ट में जो उन्हें पैसे मिले हैं उसके ऊपर। जैसे जब बजट पास होता है तो लास्ट में पास होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट, जिसके तहत सरकार को पैसे मिलते हैं बजट के तहत। अब वो पैसा कम पड़ गया, उन्हें और चाहिए पैसे, तब वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की रिक्वेस्ट डालते हैं। आर्टिकल 115 में इसका जिक्र है। ये ग्रांट जो है वो फाइनेंशियल जो पास किया जाता है इसे पार्लियामेंट में, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले पास किया जाता है। बेसिकली जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है जो अप्रूव्ड ग्रांट है उसके ऊपर, तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करती है डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट कि पैसा कम पड़ गया और चाहिए। कैग उस पैसे को देखता है, पार्लियामेंट को बताता है कितना पैसा मांगा जा रहा है, और पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी उसे एग्जामिन करती है। डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो जाता है उसके बाद डिमांड किया जाता है, उसके पहले नहीं। ठीक है, बजट में तो पहले ही डिमांड किया जाता है।
डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट में बाद में पैसा डिमांड किया जाता है, सो दैट इज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में है। जब कोविड का प्रकोप फैला तो हम चीजों को छूने से बड़ा डरते थे। हम एटीएम में पैसे निकालने से भी डरते थे, लगता था हम बटन को दबाएंगे तो वहां पे कोरोना वायरस होगा, हमारे हाथ में आ जाएगा। ग्लव्स पहन के लोग जाते थे। कैसा होता कि आपको बटन को दबाना ही नहीं पड़ता, या जो उसकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन टच एटीएम्स आते हैं ना, आपको उसे छूना ना पड़े, बल्कि आप थोड़ी दूरी पर उंगली को लेकर जाओ और वो बटन प्रेस हो जाए। उसे ही कहेंगे टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, जिसे अब डेवलप किया जा रहा है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं। मतलब आपको एक्चुअली में स्क्रीन को छूना नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ दूरी पर ही आपकी जो स्क्रीन है वो आपके बॉडी पार्ट को डिटेक्ट कर लेगा। साइंटिस्ट इसे डेवलप कर रहे हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही जो डिवाइस है वो प्रॉक्सिमिटी के माध्यम से जो टच है उसे सेंस कर लेगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक में हमने कोशिश की कि लाइफस्टाइल को ऐसे किया जाए कि वो पैंडेमिक सिनेरियो के लिए एडेप्टेबल हो जाए और वायरस का रिस्क कम हो, स्पेशली सेल्फ सर्विस कियोस्क, एटीएम या वेंडिंग मशीन्स को लेकर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ये काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है आने वाले समय में, जिसको लेकर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैन पैड्स के बारे में है। फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो के जो अलाइज हैं वो बहुत तेजी से यूक्रेन को मैन पैड सप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक नेक स्पीड कहा गया है। ब्रेक नेक स्पीड का मतलब होता है बहुत स्पीड में, बहुत तेजी से सेंसिटिव आइटम्स जा रहे हैं। मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये शॉर्ट रेंज बहुत ही हल्का पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका एक दूसरा वेरिएंट होता है मैन पैड्स, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम। वो टैंक के लिए होता है, उससे टैंक उड़ाते हैं, इससे हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं मैन पैड्स से, जो अभी यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। मैन पैड्स को सोल्डर फायर्ड एंटीक्राफ्ट मिसाइल भी बोलते हैं। कंधे पर रख के फायर कर सकता है सोल्जर, या फिर ग्राउंड व्हीकल में किसी ट्राइपोर्ट से, स्टैंड से, हेलीकॉप्टर या बोट से भी। ये शील्ड ट्रूप्स इसका इस्तेमाल करते हैं एरियल अटैक से बचने के लिए। अगर कोई एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर काफी नीचे से उड़ रहा है तो उसको मार देते हैं। ये 10 से 20 केजी का होता है, 1.8 मीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। ये 8 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है और हाइट पर 4.5 किलोमीटर जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट का सिस्टम होता है, गाइडेंस सिस्टम होता है। आपने एक बार टारगेट को लॉक किया और फायर कर दिया, अब आप छोड़ दो, वो उस टारगेट के हीट सिस्टम को डिटेक्ट करेगा और हमला करेगा। इंफ्रारेड सीकर इसमें लगा होता है, जिसके जरिए वो हीट रेडिएशन को कैप्चर करके अपने टारगेट को मारता है। मैन पैड्स, जो सबसे कॉमन इसका वेरिएंट है, उसे बनाता है यूएस। उसे बोलते हैं स्टिंजर मिसाइल। यूएसए ने इसे अफगानिस्तान में जो रशियन ट्रूप्स के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे उनको सप्लाई किया था, जिसका इस्तेमाल बाद में यूएसए के खिलाफ भी हुआ। स्टिंजर का रशियन वर्जन है इग्ला मैन पैड्स। स्वीडन जो बनाता है उसे कहते हैं आरबीएस 70 मैन पैड्स, और चाइना का वर्जन है FN6 मैन पैड्स, जो कि स्टिंजर की तरह ही है, जो यूएसए बनाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैटरनल मोर्टेलिटी जो इंडिया में है उसके बारे में है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने स्पेशल बुलेटिन अभी रिलीज किया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के ऊपर। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये बॉडी आती है। ये पॉपुलेशन सेंसस करने के अलावा ये भी देखते हैं कि फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी का रेशियो क्या है भारत में, उसे भी ये इवेलुएट करते हैं। लार्जेस्ट डोमेस्टिक सैंपल सर्वे होता है SRS। क्या निकल के आया मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में? MMR 10 पॉइंट तक डिक्लाइन किया है। जो पहले 113 था 2016 से 18 के बीच में, वो 17 से 19 के बीच में 103 आया है पॉइंट्स में। अगर आप परसेंटेज वाइज डिक्लाइन जानना चाहें तो 8.8% मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो प्रोग्रेसिव रिडक्शन के तौर पे देखा गया है, मतलब दिन ब दिन हमने इसमें स्थिति को बेहतर पाया है। पॉइंट्स में देखें तो 2014-16 में जहां 130 था वो 122 हुआ, 113 हुआ और फिर 103 हो गया। तो प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट देखा गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में है। इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। पहले इसे प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से पुकारा जाता था। मार्च 1922 में बनाया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड 8 के नाम से भी जाने गए। इसके माध्यम से वो भारत में जो यंगस्टर्स थे उन्हें ट्रेन करते थे आर्मी के लिए। एक्चुअली में जो ऑफिसर कैडर के ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते थे उनका इंडियनाइजेशन करने की कोशिश की जाती थी थ्रू दिस मिलिट्री कॉलेज। वर्तमान में ये देहरादून में है, दून वैली में। इसे एडमिनिस्टर करता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये कॉलेज वर्क करता है। ये एक फीडर इंस्टीट्यूशन है। फीडर इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि यहां से निकले हुए लोग कहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? नेशनल डिफेंस एकेडमी में यहां से लोग जाते हैं। 25 कैडर यहां हर साल एडमिट किए जाते हैं, हर 6 महीने पे। उनकी उम्र 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए और वो क्लास 8th से लिए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसी बॉडी है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे कंफर्म किया गया है, जहां पर क्लास 9 से लेकर 12th के बीच के एग्जाम्स 2 बार साल में करवाए जाते हैं, मई और नवंबर में। और इन एग्जाम्स या सर्टिफिकेशंस को सीबीएसई रिकॉग्नाइज भी करता है। ये सारी बातें राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। अब आइए अपने स्कीम के सेगमेंट में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पकड़ते हैं और यहां पे जो स्कीम पकड़ेंगे दैट विल बी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। यहां पे जो छोटी फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हैं उनके बारे में बात की गई है, पीएम एफएमई। एफएमई का मतलब है फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। क्या है ये स्कीम? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दें। किसको दें? जो एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज हैं उन्हें। क्यों दें? ताकि वो खुद को अपग्रेड कर सके। कौन होगा इसका बेनिफिशियरी? छोटे छोटे जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज हैं, एफपीओस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब क्या हुआ? राज्यों को अपना हिस्सा देना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाया गया है। 2020-21 से 24-25 के बीच में ये चलेगा, 5 सालों के पीरियड के लिए, और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं इस स्कीम के लिए। उम्मीद है कि 2 लाख एफएमई, क्या बताया था एफएमई का मतलब? फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, उन्हें दिया जाएगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। मतलब आप लोन लीजिए, उसमें कुछ हिस्सा सरकार दे देगी। सीड कैपिटल दिया जाएगा 40,000 का हर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को, ताकि वो छोटे छोटे टूल्स खरीद सकें और वर्किंग कैपिटल की तरह उसका इस्तेमाल कर सकें। एफपीओ, एसएचजी या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट ले सकते हैं 35% का। अगर आपने लोन लिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई मशीनरी वगैरह खरीद रहे हो, तो आपको 35% जो अमाउंट है वो मिल जाएगा सरकार से। जो सपोर्ट होगा वो क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के फॉर्म में होगा। 35% का ग्रांट यहां पे दिया जाएगा अगर कोई कॉमन इंफ्रा डेवलप हो रहा है। जैसे कुछ लोग मिलके कोई फैसिलिटी, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लैब, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर कुछ भी बना रहे हैं, तो फिर उन्हें 35% पैसा सरकार की ओर से मिल जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच यहां भी अपनाया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को हम पकड़ के उसे इंसेंटिवाइज कर देंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नोडल बैंक है इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट पीएम एफएमई स्कीम। रिवीजन करते हैं। व्हाइट फास्फोरस नेचुरली अकर होता है, गलत है, लैब में बनाते हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 115 आर्टिकल में है, सही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आते हैं, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। मैन पोर्टेबल या मैन पैड्स बोले तो मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर, गलत है, 8 किलोमीटर की है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज दून वैली देहरादून में है, दैट्स ट्रू। तो ये सेशन यहां पे समाप्त होगा। बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। तो सेशन को यहां पे रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।